गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास का पढ़ लिया? लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया होगा, आई होप आप सबने। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा किस चीज़ पे? एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। बेसिकली जनरल मीटिंग के ऊपर, क्योंकि दोनों चीज़ें पढ़नी है, एनुअल जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग। तो सेकंड लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछला एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था बेसिकली तीन तरह की मीटिंग होती है। एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग और एक क्लास मीटिंग। अब हमने एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 96 हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 96 हम पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 96 किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में अभी तक हमने सेक्शन 96 का सब सेक्शन 1 ही पढ़ा था, जो क्या कह रहा था? एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, उसको क्या करना है? हर साल कन्वीन करना है एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल एक मीटिंग कन्वीन करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। अब अगर आपको याद हो तो हम लास्ट क्लास में किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे? टाइम पीरियड के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइम पीरियड डिस्कस किए थे। तो मैंने बोला था पहली एजीएम की डेट फाइंड आउट करने से पहले पहले आपको फाइनेंशियल ईयर की डेट फाइंड आउट करनी होगी। पहला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और सेकंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अब देखो, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल। अब देखो, दोनों चीजें आ गई आपकी। 9 months से 6 month। तो पहली एजीएम 9 महीने में होनी है, और 9 महीने कहाँ से काउंट करूंगा मैं? मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर जहां पर क्लोज होगा। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कहां पर क्लोज हो रहा है, इस डेट पे डिपेंड करेगा। और पहला फाइनेंशियल ईयर कहाँ क्लोज होगा? पहला फाइनेंशियल ईयर कहाँ क्लोज होगा? लास्ट क्लास में यही कराया था। लास्ट क्लास में यही कराया था आप सबको। और सब्सिक्वेंट केस में विद इन 6 month फ्रॉम क्लोजर। दोनों चीजें क्लोजर से है। पहला कह रहा है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम है तो पहले फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से। सब्सिक्वेंट एजीएम है तो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से। और लास्ट क्लास में मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। लास्ट क्लास में मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अब देखो, अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी बनी है 31 दिसंबर 2015 को। एक कंपनी बनी है 31 दिसंबर 2015 को। इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमें फाइंड आउट करना है। फिर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर भी फाइंड आउट करना है। इसके बाद फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट फाइंड आउट करनी है, और सब्सिक्वेंट एजीएम की डेट्स फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पहले क्लोजर पता होगा, तभी तो मैं फर्स्ट एजीएम गिन पाऊंगा 9 months यहाँ से। और सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट तभी तो मैं आप 6 महीने काउंट कर पाऊंगा। तभी आपको कराया था, ऐसे ही नहीं कराया था पिछली क्लास में। इतना सारा टाइम मैंने इसी पे लगाया। क्यों लगाया था? सिर्फ यही चीज के लिए, क्योंकि फर्स्ट एजीएम डिपेंड करेगी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर पे। सब्सिक्वेंट एजीएम डिपेंड करेगी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर पे। अब मेरी फर्स्ट एजीएम मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जनवरी से पहले बनी है बाद में बनी है? पहले बनी है। तो आने वाला मार्च। तो पहला फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016। और मेरी पहली फाइनेंस मीटिंग 31 मार्च 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 9 months कब खत्म हो रहे हैं? बेसिकली 30 सितंबर 2016। 30 सितंबर 2016। 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 9 months कब खत्म हो रहे हैं? बेसिकली 30 सितंबर 2016। 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2016 से 9 months कब खत्म हो
क्लोजर तो यही है, 9 मंथ्स कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 30 सितंबर। अब मेरी ये लास्ट डेट है जिस दिन तक एजीएम हो जानी चाहिए, ये मेरी ड्यू डेट है, ये वो लास्ट डेट है। विद इन 9 मंथ्स, विद इन का मतलब है मैं इन 9 महीने में कभी भी कर सकता हूँ। मेरी जो कंपनी की पहली जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एजीएम है, इन 9 महीने में कभी भी हो सकती है। इन 9 महीने में कभी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन 9 महीने में कभी भी। तो ये मेरी लास्ट डेट है कंपनी की एजीएम की, ये लास्ट डेट है कंपनी की एजीएम की। कंपनी की एजीएम कब होनी चाहिए, इस डेट से पहले पहले, इस डेट पे ये लास्ट डेट है, इस डेट पे होनी चाहिए या इस डेट से पहले होनी चाहिए। तो फर्स्ट एजीएम फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट एजीएम फाइंड आउट हो गई 30 सितंबर 2016। ये लास्ट डेट है, वैसे तो ड्यू डेट है ये, इससे पहले कभी भी कर लो आप। बेसिकली हम लास्ट डेट की बात ही करते हैं जब क्वेश्चन में बात करते हैं। हम पर्टिकुलरली 9 महीने डेट टू डेट नहीं कर रहे, महीने टू महीने गिन रहे कब खत्म हो रहा है। अब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये तो सिंपल सा है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2017 पे खत्म हो रहा है। अब 31 मार्च 2017 के बाद कितने महीने, यहाँ से 9 मंथ्स, ये भी कब खत्म हो रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 31 मार्च 2016 से मेरे 9 महीने दिसंबर में खत्म होंगे। काउंट गलत कर लिया हमने, तो काउंट गलत कर लिया भाई। 31 दिसंबर 2016, तो मेरी फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2016। वो एक्चुअल में ना हमें सब्सिक्वेंट एजीएम की डेट्स याद रहती हैं, लास्ट डेट, क्योंकि अभी अभी ये आने वाली है ना डेट, तो अभी यही माइंड में रहता है कि फर्स्ट एजीएम तो बहुत रेयर होती है, सब्सिक्वेंट तो बहुत सारी कंपनीज की होती है ना, इसीलिए 30 सितंबर ध्यान में रहता है। तो 9 मंथ्स 31 मार्च 2016 से कहाँ खत्म हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2016 पे खत्म हो रहे हैं। और 31 दिसंबर 2016 आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट जिस दिन तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। अब वो कह रहे कि मेरी सेकंड सब्सिक्वेंट एजीएम, सेकंड सब्सिक्वेंट, तो सब्सिक्वेंट कह रहे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, तो फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ से आपके 9, यहाँ से आपके 6 मंथ्स, 6 मंथ सही है, 3 और 6 9, 9 और 3 वो 12, तो 30 सितंबर 2017 सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर 2017। इससे पहले आप कभी भी कर सकते हो, इससे पहले आप कभी भी कर सकते हो। ये लास्ट डेट है जिस दिन तक हो जानी चाहिए, ये लास्ट डेट है जिस दिन तक हो जानी चाहिए आपकी मीटिंग। अब वो कह रहे देखो और अदर चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेशन आपकी देखो, कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। प्रोविजन क्या है, हर कैलेंडर ईयर में, नॉट फाइनेंशियल ईयर, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। तो अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूँ, 2016 में हो रही है, 2017 में हो रही है, 2016 में हो रही है, 2017 में हो रही है, लेकिन कंपनी तो कौन से साल में बनी थी, 15 में, तो 15 वाले फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, वो सॉरी कैलेंडर में तो नहीं है, एक्सेप्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा साल, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सब्सिक्वेंट एजीएम को लेके 3 पॉइंट्स है। पहला कैलेंडर ईयर, दूसरा विद इन 6 मंथ्स, ऑलरेडी पता है आपको, थर्ड है गैप बिटवीन 2 AGM should not be more than 15। और तीनों की इंडिविजुअल कंप्लाइंस देखनी है आपको, मतलब एक की भी वोलेशन आप नहीं कर सकते, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है, तीनों को फॉलो करना है, तीनों को फॉलो आपको करना ही करना पड़ेगा, कुछ भी कर दो। मतलब आपको हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करनी है,
विद इन 6 मंथ्स से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, और 2 AGM के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। 2 AGM के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा का भी नहीं हो सकता। आपको इन तीनों का भी ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 डेट है आपके पास। अब देखो, एक कंप्लाइंस कौन सी होगी, 2017 वाले कैलेंडर ईयर में एक हो गई, 2017 में एक हो गई। सेकंड, विद इन 6 मंथ्स, मेरी लास्ट डेट मान लेता हूँ यही डेट ऑफ एजीएम है, तो मेरी साल में मेरी क्या हो गया, विद इन 6 मंथ भी हो गई, विद इन 6 मंथ्स भी हो गई। गैप देखो दोनों एजीएम के बीच में क्या 15 महीने से ज़्यादा का है, नहीं, कितना है, 9 महीने का है। 9 महीने का गैप सारा है, तो अगर 9 महीने का गैप है तो मतलब 15 महीने की भी कंप्लाइंस हो गई। तो इन तीनों चीज़ों की कंप्लाइंस इंडिपेंडेंटली देखनी है। एक चीज़ भी कंप्लाई नहीं की तो नॉन कंप्लाइंस का प्रोविजन आ जाएगा, एक भी चीज़ नहीं हुई तो एक क्वेश्चन करते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी, सॉरी अप्रैल लिख दिया, 1 जनवरी 2018। चलो भाई फटाफट 4 चीज़ें बताओ। नहीं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम। अब 1 जनवरी से पहले या बाद में, 1 जनवरी को ही बनी है तो बाद वाले में फॉल करने वाली है। आने वाला मार्च नहीं, उससे आने वाला मार्च, यहां से लेके यहां तक का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 का होने वाला है। यहाँ से 9 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2019। यहाँ से 6 मंथ्स 30 सितंबर 2020। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको देखते हुए 3 बातें देखनी है, विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए, कैलेंडर ईयर में एक होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कौन से ईयर में हो, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। और वो तभी होगा जब आपकी कंपनी जनवरी से पहले बनी हो। आपकी कंपनी अगर जनवरी से पहले बनी है तो उस कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं होगी आपकी, उस कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं होने वाली है आपकी। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रोविजन पढ़ते हैं अब, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी चीज़ के ऊपर। फर्स्ट, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी should be held within 9 months from the closing of first financial year। वही चीज़ लिखी है, कुछ नया मेंशन नहीं है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए, 9 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 9 मंथ्स में कभी भी, 9 मंथ्स में कभी भी, फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Hence, it shall not be necessary for a company to hold annual general meeting in the year of its incorporation। तो ये ज़रूरी नहीं है आप इनकॉर्पोरेशन वाले साल में एजीएम करो। तो ये कब होगा, अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है तो आपकी ईयर इनकॉर्पोरेशन वाले साल में एजीएम नहीं होने वाली है। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर में। तो हर कैलेंडर ईयर में एक बार तो एजीएम होनी चाहिए, एक एजीएम होनी चाहिए। Annual general meeting should be held once in each calendar year। Subsequent annual general meeting of a company should be held within 6 months from the close of relevant financial year, subsequent financial year, or gap between two annual general meetings shall not exceed 15 months। 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी वही बात है। द 3 टाइम लिमिट्स कौन कौन सी, 2, 3 एंड 4 सेपरेट है और क्यूमुलेटिव है, साथ में भी देखनी है, अलग अलग भी देखनी है। नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी ऑफ देम, एक की भी नॉन कंप्लाइंस कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, देयरफॉर
लास्ट डेट फॉर होल्डिंग द एजीएम शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द अबव 3 डेट। तो अगर मैं तीनों को फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, तीनों को कंप्लाइंस कर लूँ और जो तीनों की कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट डेट आ रही है उस डेट को चूज कर लूँ। 1 पर्सन कंपनी इज एग्जाम फ्रॉम होल्डिंग एन एज, ये तो ऊपर ही आ गया था क्योंकि मेन लाइन में यही था कि ओपीसी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं। अर्लीस्ट क्यों बोले, क्योंकि 15 महीने तो हो सकता है बाद में खत्म हो सकता है कि आपका जो 6 महीने है वो बाद में खत्म हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आप एक चीज देखो, हर कैलेंडर ईयर में एक, ये तो नॉर्मल सी बात है, 6 महीने पहले आएंगे या 15 महीने वाला गैप पहले आ जाएगा। 6 महीने हमेशा पहले आएंगे, 15 महीने वाला गैप ऑलरेडी हमेशा आगे जाएगा। लिस्टेड एंटिटीज के लिए एक प्रोविजन बनाया फॉर द लिस्टेड एंटिटीज सेबी वाइड recent notification provided that the top 100 listed companies by market capitalization determined as of the 31st March of every financial year shall hold their annual general meeting within a period of 5 months from the date of closing of financial year। तो ये लिस्टेड एंटिटीज के लिए सेबी की तरफ से प्रोविजन है। तो अगर मैं कंप्लाई करने की कोशिश करूँ तो 5 महीने पहले आएंगे, 6 महीने, 5 महीने, 5 मंथ्स पहले आ जाएंगे ना, तो सेबी वाली कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। इसमें कंपनी लो वाली भी ऑलमोस्ट कंप्लाइंस हो रही है 5 महीने की, तो मुझे क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, सेबी वाला। द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी शेल प्रोवाइड 1 वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो आपको लाइव वेबकास्ट भी देना पड़ेगा आपकी कंपनी की मीटिंग का। 1 वे क्यों लिखे, दूसरी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं कि कंपनी की एजीएम हो रही है, सिर्फ देख सकते हैं कंपनी की एजीएम हो रही है। एवरी लिस्टेड एंटिटीज अंडर रेगुलेशन 30 और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 is required to disclose the proceeding of the annual general meeting, extraordinary general meeting to the stock exchange where its securities are listed within 24 hours of the year। तो हर लिस्टेड एंटिटीज को प्रोसीडिंग मतलब क्या क्या चीजें हुई, एजीएम, एजीएम में क्या हुआ, क्या मैटर डिस्कस हुए, क्या फाइनल डिसीजन क्या रहा, ये डिसीजन आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ द इवेंट, तो मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी है आपको प्रोसीडिंग्स लिख के। हमारी कंपनी की एजीएम में ये हुआ है, हमारी कंपनी की एजीएम में ये हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये लिस्टेड एंटिटीज के लिए अलग प्रोविजन है, नॉर्मली सब कंपनीज के लिए वो इंक्लूडिंग लिस्टेड के लिए टाइम पीरियड ये है, इतने टाइम पीरियड में आपको मीटिंग होल्ड कर। एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द एज। अब वो कह रहे कि क्या मीटिंग का टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है किसी तरह से, कि मैं 30 सितंबर लास्ट डेट से मीटिंग को आगे ले जाऊं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू हेल्ड एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो अगर किसी भी वजह से कंपनी की एजीएम विद इन टाइम पीरियड नहीं हो सक रही है तो रजिस्ट्रार में फॉर द स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये कौन सी एजीएम के लिए नहीं है, पहली एजीएम के लिए नहीं, मतलब ये एक्सटेंशन किसके लिए, सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए, क्योंकि पहली मीटिंग तो ऑलरेडी 9 मंथ्स में होती है, सब्सिक्वेंट 6 मंथ में होती है प्लस 3 मंथ्स, तो उसको भी इक्वली करने के लिए क्या दे दिया गया, 3 महीने का एक्सटेंशन। ये मैक्सिमम है, आरओसी चाहे तो 21 दिन का एक्सटेंशन दे, आरओसी चाहे तो 15 दिन का एक्सटेंशन दे, आरओसी चाहे तो 14 दिन का एक्सटेंशन दे, आरओसी चाहे तो 1 महीने का दे, चाहे 2 महीने का दे, आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा आपको एक्सटेंशन कितनी दी जाती है। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ये जो एक्सटेंशन है 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में, कम ज़रूर हो सकती है, कम ज़रूर हो सकती है। कम कितना हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 20 दिन, 30 दिन, कितना भी हो सकता है, वो जितना आरओसी को ठीक लगेगा, तो आरओसी टाइम पीरियड एक्सटेंड उतना कर दे। तो आप सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम पीरियड एक्सटेंड करा सकते हो, कितने से, 3 महीने से। कौन सी मीटिंग का नहीं करा सकते, फर्स्ट एजीएम का नहीं करा सकते। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि पहली एजीएम में ऑलरेडी 9 मंथ्स मिलते हैं करने के लिए, तो वहाँ इसीलिए एक्सटेंशन नहीं है। सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने में हो रही है, तो वहाँ इसीलिए 3 महीने का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, आरओसी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी के पास। डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग।
96 सबसेक्शन 2। अभी देखो आप सबसेक्शन 1 पे ही थे, अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका? डेट, टाइम, प्लेस। डेट, टाइम, प्लेस, तीन चीजें कह रहा है। डेट क्या होगी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग? डेट तो कोई भी हो सकती है, डेट तो कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड, बिजनेस आवर्स होने चाहिए, बिजनेस आवर्स होने चाहिए। प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या रजिस्टर्ड ऑफिस के पास होगी। एक डे और आपका आएगा, डे। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ऐसा डे जो जिसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया वो डे नहीं होना चाहिए। तो एनुअल जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 to 6। 9 to 6 स्टार्ट का टाइम, मतलब आपकी मीटिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। एंड का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, एंड का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। ये स्टार्ट का टाइम पीरियड है कि इससे इस टाइम पीरियड के बीच में स्टार्ट हो जानी चाहिए। खत्म फिर चाहे रात को 10 बजे हो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म चाहे रात के 12 बजे हो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट इस टाइम पीरियड के विद इन होनी चाहिए, स्टार्टिंग टाइम इस टाइम पीरियड के विद इन होना चाहिए। एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, किसी भी दिन हो सकती है लेकिन वो डे क्या नहीं होना चाहिए? नेशनल हॉलीडे होना नहीं होना चाहिए। किसी भी दिन हो सकती है बट वो डे नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। और नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है? फॉर दिस पर्पज इंक्लूड्स ए डे डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू SS2। नेशनल हॉलीडे का मतलब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती एंड सच अदर डे जो गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर कर दे नेशनल हॉलीडे। तो अभी के लिए सिर्फ 3 नेशनल हॉलीडे है हमारे देश में। तो किस किस दिन नहीं हो सकती? 26 जनवरी को नहीं हो सकती, 15 अगस्त को नहीं हो सकती, 2 अक्टूबर को नहीं हो सकती। क्या संडे को हो सकती है? यस, बस संडे क्या ना हो? नेशनल हॉलीडे ना हो। ये संडे उस दिन वाला, मतलब ये ना हो कि 15 अगस्त वाले दिन संडे हो तो आप कहो कि सर ये तो नेशनल हॉलीडे हो गया संडे। तो नेशनल हॉलीडे है वहाँ पे तभी छुट्टी है, संडे की वजह से नहीं। तो पहला क्या कह रहे हैं? बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। तो 9 to 6 का मतलब स्टार्टिंग टाइम 9 to 6 के बीच का होना चाहिए। एंड का टाइम पीरियड नहीं है, एंड का टाइम पीरियड नहीं लिखा। दूसरा, किसी भी दिन हो सकती है लेकिन नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं हो सकती। किसी भी दिन का मतलब है सैटरडे संडे कभी भी हो सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे 3 दिन है नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इन 3 दिनों में नहीं हो सकती। या गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर कर दे नेशनल हॉलीडे, या गवर्नमेंट जिस डे को डिक्लेयर कर दे नेशनल हॉलीडे उस दिन नहीं हो सकती, उस दिन नहीं हो सकती। थर्ड क्या कह रहे हैं? कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, या सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। ये कंपनी जहाँ पर है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी, जिस टाउन या जिस विलेज में आता है, उस विलेज की जो लोकल लिमिट्स है, उस विलेज की जो लोकल लिमिट्स हैं उस लोकल लिमिट्स में हो सकता है। एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन, विद इन द सिटी टाउन मतलब विद इन द लोकल लिमिट्स। तो अगर हिसार की बात करो तो हिसार की लोकल लिमिट्स जहाँ तक है वहाँ पे AGM कहीं भी हो सकती है। तो पहला क्या कह रहे हैं? बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी दिन। तीसरा, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज। तो अगर ये प्रोविजन ना होता तो सबको रजिस्टर्ड ऑफिस में करनी पड़ती है AGM। और रजिस्टर्ड ऑफिस तो बड़ा नहीं हो सकता ना, जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ा हो। कुछ लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ा छोटा सा भी होता है, कि कुछ लोगों के रजिस्टर्ड ऑफिस बड़े खंडर से भी होते हैं। अब विद इन सेम सिटी टाउन का मतलब कि आप किसी होटल में भी कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे भी जाके कर सकते हो, जिस प्लेस को क्या बोला गया हो कि ये प्लेस, इस प्लेस पे मीटिंग हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को पता हो, जब हम अगर आपको पता हो मैयड़ गांव है यहाँ पे, मैयड़ गांव अगर आपको पता है ये हिसार के पास में, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस HP कॉटन मिल के बिल्कुल सामने है। HP कॉटन मिल है मैयड़ के पास, बड़ी फेमस है कॉटन मिल। इस कॉटन मिल के सामने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो खंडर है भाई वो,
खंडर सा है बिल्कुल, मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो आपको बिल्डिंग दिखेंगी, दो तीन बिल्डिंग बना रखी है रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पे। अब क्योंकि कंपनी का सारा काम कहाँ से हो रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से या गुड़गांव से हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पे उन्होंने यही, ये अभी भी यही है। अब अगर कंपनी की मीटिंग हो तो विद इन लोकल लिम, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स कर दिया जाए तो रजिस्टर्ड ऑफिस देख के शेयर होल्डर बोलेंगे, बोले यार ये है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसीलिए क्या करते हैं, विद इन सेम सिटी टाउन जो होटल है, तो मैयड किसकी लोकल लिमिट में आता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो हिसार की लोकल लिमिट में आता है, तो हिसार का कोई रेस्टोरेंट हिसार का, या कैंट का कोई रेस्टोरेंट कहीं पे कर दिया, या रेस्टोरेंट क्या कह रहा हूँ, इतनी लिस्टेड एंटिटीज है तो बड़ी जगह लेनी पड़ेगी, तो कोई शादी का हॉल या कुछ और लेके वहां कर लेते। तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, either at the registered office of company or some other place within the city town village in which the registered office of company is situated. The central government is empowered to exempt any company from these provisions subject to such condition as is may impose. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को एग्जाम कर सकती है इनमें से किसी भी कंडीशन, किसी भी प्रोविजन से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो इनमें से किसी भी प्रोविजन से आपको आज़ादी दे सकती है। अब ये जो थर्ड चीज़ थी ना आपकी, इस चीज़ पे थोड़ी सी एग्जाम्पशंस हैं। इसको एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी कहीं भी हो सकती है इंडिया में, इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम कहीं भी हो सकती है, ये बड़ा अमेंडेड प्रोविजन है, ये बिल्कुल अमेंडेड प्रोविजन है कि अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम कहीं भी हो सकती है इंडिया में। पहले क्या था, कोई भी कंपनी हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सबकी रजिस्टर्ड ऑफिस या लोकल लिमिट में होनी चाहिए। लेकिन अब अनलिस्टेड कंपनीज को आज़ादी दे दी गई, आप अपनी एजीएम कहीं भी कर सकते हो अगर कंसेंट राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारे मेंबर से आ जाए एडवांस में, सारे मेंबर से आ जाए एडवांस में। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, such other place within the city town village in which the registered office company is situate, or such other place as the central government may approve for holding the AGM if such place is other than registered office। तो कहीं भी हो सकती है, सच अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज, या वो प्लेस जिसको गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि गवर्नमेंट कंपनी की एजीएम तो यही हो। एक तरह से एग्जाम्पशन है ना कि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट जहाँ कह दे वहीं पर ही मीटिंग करनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनीज में टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय द बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शन इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय सच कंपनी इन द जनरल। अब वो कह रहे कि जो आपकी सेक्शन 8 कंपनीज हैं, इसमें ये डायरेक्टर्स के पास राइट है ये डिसाइड करने का कंपनी की मीटिंग क्या कहाँ करनी है। लेकिन इसके साथ साथ पिछली कोई भी जो जनरल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अगर कोई डायरेक्शंस दी गई थी, पिछली मीटिंग में कंपनी की जो शेयर होल्डर की पिछली मीटिंग थी, उस मीटिंग में अगर कोई डायरेक्शन दी गई थी कि एजीएम कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन फुलफिल करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जनरल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्शन दी गई थी इन दिस रिगार्ड कि कहाँ कंपनी की एजीएम करानी है, तो फिर आपको वो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। अदरवाइज किसके पास राइट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट है, वो डिसाइड कर सकते हैं टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम कि कहाँ होगा। तो देखो यहाँ पे किसके पास पावर है, डायरेक्ट बोर्ड के पास पावर है, लेकिन सब्जेक्ट टू पावर्स ऑफ शेयर होल्डर। गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेक्शन ये अनलिस्टेड कंपनी में भी शेयर होल्डर्स के पास पावर है। अगर सबकी कंसेंट आ जाए तो कहीं भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर जो पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है उसको ध्यान रखना है उसकी एजीएम कहाँ होनी चाहिए, उसको ध्यान रखना है उसकी एजीएम कहाँ होनी चाहिए। अब क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ प्लेस की बात कर रहा है, बाकी दो तो सेम लगेंगे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स और एनी एनी डे नॉट ए नेशनल हॉलीडे, नॉट ए नेशनल हॉलीडे। अब वो कह रहे कि अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो कैसे क्या चीज़ें होंगी। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, अगर बोर्ड ने डिफॉल्ट कर दिया, बोर्ड ने विद इन टाइम कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी अंडर 96, any member of a company may make an application to the tribunal to call order
तो कोई एप्लीकेशन लगा सकता है मेंबर क्या करने के लिए, ट्रिब्यूनल को कहने के लिए कि आप कॉल कर लो मीटिंग, या आप डायरेक्शन दे दो कैसे कॉल की जाए मीटिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी, और गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंटल डायरेक्शन, या उससे जुड़ी जो भी डायरेक्शन आप देना चाहो एज द ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडिएंट, provided that such direction include in direction that one member of a company present in person or a proxy shall be deemed to constitute a meeting। तो ये आपका वो एक्सेप्शन आ गया कि इवन सिंगल मेंबर भी मीटिंग होल्ड कर सकता है अगर एनसीएलटी ये डायरेक्शन दे कि वन मेंबर चाहे इन पर्सन हो, मतलब इन पर्सन का मतलब पर्सनल खुद से आया हो, या उसने प्रोक्सी को भेजा हो, अपनी जगह किसी और को भेजा हो मीटिंग अटेंड करने, तो ये भी वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, क्योंकि ये मीटिंग किसकी डायरेक्शन पे हो रही है, ये मीटिंग किसके कहने पे हो रही है, एनसीएलटी। ये मीटिंग किसके कहने पे हो रही है, एनसीएलटी के कहने पे हो रही है। अगर आपने डिफॉल्ट किया, अभी भी डिफॉल्ट किया, मीटिंग को होल्ड करने में या कंप्लाई करने में किसका डायरेक्शन, एनसीएलटी। इफ ए डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी in accordance with NCLT order, in according with NCLT order, the company and every officer of a company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees. In case of continued default, further fine which may extend to 5,000 for each day। तो फाइन कितना है, पहले 1 लाख रुपीज, अगर कंटिन्यू हुआ तो 5,000 पर डे, कंटिन्यू फैन से तो 5,000 पर डे, और ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, जितने टाइम का आपने डिफॉल्ट किया उतने टाइम के लिए 5,000 की पेनल्टी। द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग आर, अब वो कह रहे कन्वीनिंग ऑफ ए जनरल मीटिंग, आपको जनरल मीटिंग करनी है तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। द बिजनेस एट ए मीटिंग इज सेड टू हैव बीन वैलिडली ट्रांजैक्टेड, the member of organization or body concerned whether or not they were present are bound by the decision made by it, they cannot be so bound unless the meeting is validly held। अगर एक मीटिंग वैलिडली, अगर मीटिंग के बिजनेस अच्छे से डिस्कस किए गए हैं तो जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, चाहे शेयर होल्डर आए हैं चाहे नहीं आए। अगर एक मीटिंग अच्छे से बुलाई गई है तो उसके डिसीजन उन मेंबर्स पे भी बाइंडिंग होंगे जो मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए या जिसने वोट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बनती है, आपने अगेंस्ट में वोट किया तो भी आपको वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो मेजोरिटी में है। आपने वोट नहीं किया तो भी आपको बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए आपकी गवर्नमेंट, चाहे आपने वोट किया हो चाहे आपने वोट ना किया हो तो भी। तो कह रहे कि अगर एक मीटिंग को वैलिड ठहराना है तो कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए। द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग, मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब बुलाने वाली प्रॉपर अथॉरिटी हो, तो बुलाने वाला कौन होता है, बोर्ड। प्रॉपर नोटिस इशू किया गया हो 101 और 102 के अकॉर्डिंग, ये पढ़ना है हमें अभी। तो मीटिंग प्रॉपर तभी होगी जब प्रॉपर अथॉरिटी ने कॉल करी है। प्रॉपर अथॉरिटी मतलब बोर्ड, प्रॉपर अथॉरिटी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो एनसीएलटी वगैरह ने कॉल करी। प्रॉपर नोटिस उसका इशू हुआ हो, प्रॉपर नोटिस इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन ऑफ 101 102, इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन ऑफ 101 102। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए प्रॉपर कोरम होना चाहिए। मिनिमम लोग 103 के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो लोग आने चाहिए, और प्रॉपर उसका एक चेयरमैन होना चाहिए जो उस मीटिंग को चलाए। तो 104 आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आगे की चीज़ आपको बता रहा है। प्रॉपरली कंडक्टेड होनी चाहिए। प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब है रिजोल्यूशन अच्छे से मूव किए गए हो, फिर अच्छे से पास हो, और वोटिंग या तो शो ऑफ हैंड से हो या पोल से हो या ई वोटिंग, जो भी तरीका है वो होना चाहिए। और फिर प्रॉपर रिकॉर्ड बनना चाहिए उस मीटिंग का। तो रिकॉर्ड बनाने को क्या कहते हैं, मिनट्स। तो प्रॉपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड, सेक्शन 118। अब देखो क्या कह रहा है, मीटिंग को अगर कन्वीन करना है तो 3 चीजें याद रखनी चाहिए, प्रॉपरली कन्वीन, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड और प्रॉपरली कंडक्टेड। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग कैन नेवर एक्सीड 15 मंथ्स। कमेंट करना है तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी किया है। या गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, आपको ये स्टेटमेंट बतानी है।
कमेंट का मतलब गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और पॉइंट्स के बेसिस पे बताना पड़ेगा, रीजन के बेसिस पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में ईजीएम स्टार्ट करेंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को करनी है एक्सेप्ट ओपीसी को, हर साल करनी है। अब वो कह रहे हैं कि तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सॉरी टाइम पीरियड में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या था। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 मंथ्स होती है, सब्सिक्वेंट विद इन 6 मंथ्स होती है, हर कैलेंडर ईयर में एक करनी है, गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और तीन जो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है, इन तीनों की कंप्लाइंस आपको अलग अलग करनी है, सेपरेट एंड कॉम्युलेटिव। अगर आपने एक की भी नॉन कंप्लाइंस की तो इसका मतलब आपने ऑफेंस किया है। लिस्टेड एंटिटीज के लिए 5 टॉप 100 को 5 महीने में करनी है, 6 की जगह 5 महीने में करनी है, और वन वे लाइव वेबकास्ट भी देना है, और प्रोसीडिंग को फाइल भी करना है किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। कितने टाइम पीरियड में, 24 आवर्स में ऑफ द डेट ऑफ इवेंट। एक्सटेंशन आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम्स के केस में। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं है, और ये एक्सटेंशन दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, 3 महीने से ज़्यादा की नहीं दी जाएगी। तो एक्सटेंशन कितनी अलाउड है, 3 मंथ्स की। डे डेट टाइम तो किस दिन होनी चाहिए, सॉरी पहले हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होनी चाहिए 9 to 6 के बीच में। तो ये स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम नहीं है। सेकंड किस दिन हो सकती है, ऑन एनी डे, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। 3 नेशनल हॉलीडे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। इनको छोड़ के अगर कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे किसी डे को, उसको भी नेशनल हॉलीडे माना जाएगा। तो नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं हो सकती। और प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या विद इन सेम सिटी टाउन विलेज। जिस टाउन विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकल लिमिट्स में ही होगी। अब अनलिस्टेड कंपनी है तो आपकी कहीं भी हो सकती है इंडिया में, प्रोवाइडेड आपके जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स सारे के सारे कंसेंट दे इस चीज़ के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो विद इन सेम सिटी टाउन हो सकती है, या जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्लेस को अप्रूव करे उस प्लेस पे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्लेस को अप्रूव करे वहाँ होगी। और अगर आपकी एनजीओ है तो बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर कोई डायरेक्शन पिछली जनरल मीटिंग में किसने दी है, शेयर होल्डर्स ने वो डायरेक्शन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर डिफॉल्ट हुआ है मीटिंग कन्वीन करने में, इसके अकॉर्डिंग 96 के अकॉर्डिंग, तो कोई भी मेंबर अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी को, कोई भी मेंबर अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी को कॉल करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि मीटिंग कराई जाए। और एनसीएलटी चाहे तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन मे इंक्लूड ए डायरेक्शन कि इवन ए मेंबर, चाहे वो पर्सन में हो या प्रोक्सी हो, वो भी एक वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंगल मेंबर भी। ये आपका सिंगल मेंबर वाला एक्सेप्शन है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आपने डिफॉल्ट किया है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करने में तो आपके ऊपर पेनल्टी है। कंपनी और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, 1 लाख की पेनल्टी है। और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो 5000 पर डे। अगर आपको एक मीटिंग वैलिड वैलिड जनरल मीटिंग कब कन्वीन होगी, जब तीन चीजें होंगी, प्रॉपरली क्या हो, कन्वीन, प्रॉपरली कन्वीन मतलब प्रॉपर अथॉरिटी ने कॉल किया हो, नोटिस इशू हो 101-102 के अकॉर्डिंग, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपर कोरम 103, प्रॉपर चेयरमैन 104, प्रॉपरली कंडक्टेड, और कंडक्ट में बिजनेस अच्छे से मूव होना चाहिए, अच्छे से पास होना चाहिए, SR BR और वोटिंग का जो तरीका है वो होना चाहिए। और प्रॉपर आपको मिनट्स भी बनाने हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड आपको बनाना है, और उसके लिए 118 आपको पढ़ना पड़ेगा, 118। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तो हर जगह आपको फॉलो करनी है। टेस्ट यूर नॉलेज में क्या है, क्वेश्चन है, गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग कैन नेवर एक्सीड 15। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। क्या यस ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपने प्रोविजन पढ़ा है, क्या 15 महीने से ज़्यादा का हो सकता है या 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इफ़ यस तो रीज़न, इफ़ नो तो भी आपको ही रीज़न देना है, आपको ही रीज़न ढूंढना है इस चीज़ का। हिंट दिया गया है, वैसे तो आंसर आपको दिया गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से सोचें कि आपने क्या प्रोविज़न पढ़ा है। क्या 15 महीने में का गैप हो सकता है या 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो आपको खुद डिसाइड करना है आपने प्रोविज़न पढ़ा। आज के लिए एनुअल जनरल मीटिंग ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ईजीएम से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ईजीएम से स्टार्ट करेंगे, ईजीएम करेंगे और आपका क्लास मीटिंग और नोटिस स्टार्ट करेंगे।
और नोट ही स्टार्ट आपका करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और टाइम से पढ़े, और डाउट्स है तो साथ के साथ